गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके जितने भी स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है पहले वो कर लेते हैं। फिर पीएम के जो क्वेश्चन रहेंगे रिमेनिंग वो देख लेंगे जो एक्स्ट्रा बच जाएंगे। सो गाइस इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट करते हैं। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इस स्टडी मटेरियल में वो सारे हमें कवर करने हैं। सो गाइज यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन है आपका गाइज। अ कंपनी ने बोरो किया 50 लाख एट द रेट 12%। कंपनी ने 50 लाख बोरो किया 12% के हिसाब से। टेन्योर लोन का टेन्योर कितना था? 10 साल का लोन का टेन्योर था। इंटरेस्ट इज पेबल एवरी ईयर। जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट हर साल पेबल पेबल किया जाता था। द प्रिंसिपल इज रीपेबल एट द एंड ऑफ द 10th मंथ। और इंटरेस्ट तो पहले पे करते थे और जो प्रिंसिपल है वो रीपेबल कर देना था आपको 50 लाख रुपए एट द एंड ऑफ 10 साल में। आपको 10 साल के बाद आपको प्रिंसिपल पे करना था। तो अभी आप सिर्फ ब्याज ब्याज इंटरेस्ट इंटरेस्ट दे रहे थे। द कंपनी डिफॉल्ट। कंपनी ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर 4 5 6। कंपनी ने क्या किया कि 4 5 6 में ब्याज ही देना बंद कर दिया। प्रिंसिपल तो दूर की बात है। अ कंपनी रीशेड्यूल। कंपनी ने क्या करते हैं? रीशेड्यूल एग्रीमेंट टुक ओवर एट द एंड ऑफ द 7 ईयर। मतलब 1 2 3 4 साल तक तो कंपनी ने इंटरेस्ट भरा नहीं और 4 साल के बाद एक रीशेड्यूल कर दिया कि हाँ इस लोन का पूरा एक रीशेड्यूल अग्रीमेंट कर लिया। एज पर द एग्रीमेंट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे। कंपनी देखो 50 लाख का लोन लिया था, अब कंपनी को कितना पे करने की जरूरत है? 90 लाख एट द एंड ऑफ द 8th ईयर। अब 8th ईयर में ये 90 लाख रुपए पे कर रही है एट द एंड ऑफ द 8th ईयर। कैलकुलेट द एडिशनल अमाउंट to be paid on account of rescheduling and also the book value of the loan at the end of the 8th year when the reschedule agreement took place। मतलब लोन का वो अमाउंट बताओ जो 8वें साल के एट द एंड ऑफ 8th ईयर आपका लोन का अमाउंट क्या होगा। और पहले तो 8th ईयर की वैल्यू बतानी है और 90 लाख रुपए ने रिक्वायर्ड करना है पे करना है एट द एंड ऑफ 8th ईयर। तो गाइज यहाँ पे देखो 1 2 3 3 साल तो ऐसे ही हो गए। 7वें साल में इसने एग्रीमेंट किया तो 7 साल हो गए। मतलब 4 और 8th ईयर के एंड में इन्होंने रीशेड्यूल किया तो टोटल नंबर ऑफ द ईयर गाइस कितने हो गए? 5। तो 5 ईयर तक तो इन्होंने कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो हम क्वेश्चन में सबसे पहले एजम्पशन ले लेते हैं सबसे पहले कि जो भी इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट होगा, कि मतलब अगर इंटरेस्ट नहीं पे किया तो वो एड ऑन होता चला जाएगा। तो इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट। जैसे ही डिफॉल्ट किया तो हमने मान लिया कि इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। अब आउटस्टैंडिंग लोन ये पूछ रहा है एट द एंड ऑफ 8th ईयर। तो 8th ईयर में कितने साल हो गए गाइस? 1 2 3 4 और 5 5 ईयर हो गए। तो 50 लाख पे पहले ईयर में 1.12 का इंटरेस्ट होगा। सेकेंड ईयर में उस इंटरेस्ट पे भी 1.12 का इंटरेस्ट होगा। थर्ड ईयर में भी आपका 1.12 का इंटरेस्ट होगा। तो इस तरीके से गाइज ये आपका इंटरेस्ट करते करते, तो इस तरीके से आपका ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल के अमाउंट में जोड़ते जोड़ते ये बन गया 88,11,708। कब बना कि 8th ईयर में इसका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा के 88 लाख पड़ना। बट रीशेड्यूल में इन्होंने कह दिया कि हम मोटा मोटे आपको 90 लाख रुपए दे रहे हैं। 90 लाख रुपए बैंक ने इनसे चार्ज करे एक तरीके से। तो रीशेड्यूलिंग अमाउंट एट द नीड टू बी पे एट द एंड ऑफ द, जब इन्होंने रीशेड्यूल करा और पूरा बैलेंस पे करना चाहा तो इन्हें 90 लाख पे करना हुआ। और कितना एडिशनल अमाउंट पे किया? तो इन्होंने 1,88,291 पे किया, जबकि कायदे से इनको पे करना चाहिए था 88,11,708। तो इन्होंने कुछ डिफॉल्ट वगैरह भी किया है। तो इसकी वजह से ये आपकी इनकी पेनल्टी मान लो या जो भी बैंक के चार्जेस। तो हमारे से क्वेश्चन में दो चीज पूछी थी, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द 8th ईयर। तो 8th ईयर की बुक वैल्यू गाइस ये आएगी। एंड रीशेड्यूलिंग एग्रीमेंट टेक प्लेस, और जो एडिशनल अमाउंट पे करना था वो मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो हमारा एडिशनल अमाउंट गाइस ये आ गया आपका कि हाँ हमें एडिशनल अमाउंट 1,88,291 पे पे करना हुआ। तो गाइज यहाँ पे इस तरीके से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आते हैं गाइज। गाइज बीच के जो इलस्ट्रेशन है वो सारी के सारी थ्योरेटिकल पार्ट है, तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन 6 है ये अपना प्रैक्टिकल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समटाइम एग्जाम में बहुत बार ये 2 3 बार तो आ ही चुका है। लेट अस से क्वेश्चन पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 6। लेट अस से ऑन 30 मार्च 2015, 30 मार्च 2015 को द एंटिटी एंटर इनटू द एग्रीमेंट। एंटिटी एक एग्रीमेंट में एंटर करती है टू परचेज अ फाइनेंशियल एसेट्स। एक फाइनेंशियल एसेट्स खरीद रही है फॉर ₹100 का, विच इज अ फेयर वैल्यू ऑन द डेट। ऑन द डेट इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? ₹100 की है। कब करती है? एग्रीमेंट करती है कि 30 मार्च को एग्रीमेंट करती है कि एक फाइनेंशियल एसेट्स खरीदेगी जिसका फेयर वैल्यू ₹100 है। बैलेंस शीट डेट को 31 मार्च को आपने एग्रीमेंट किया है अभी
पूरा सेटलमेंट नहीं किया, बैलेंस शीट डेट को जो फेयर वैल्यू है इसकी 100 रुपये से बढ़कर कितनी हो जाती है गाइस, 102। एंड ऑन सेटलमेंट डेट, जिस दिन आपने सेटलमेंट किया, मतलब आपने पहले दिन तो प्रॉमिस किया, एग्रीमेंट किया, दूसरे दिन इसकी वैल्यू बढ़ गई, एंड 2 अप्रैल को आपने क्या कर दिया कि इसकी जो फेयर वैल्यू है सेटलमेंट डेट की, जिस दिन आपने पेमेंट करी होगी, इसकी फेयर वैल्यू हो गई 103। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पास द जर्नल एंट्री ऑन द ट्रेड डेट, ट्रेड डेट के हिसाब से जर्नल एंट्री पास कीजिए, और सेटलमेंट डेट के हिसाब से व्हेन द एसेट्स एक्वायर्ड इज मेजर्ड एट, जबकि एसेट्स को आपको मेजर करना है अमोर्टाइजेशन कॉस्ट पे, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओसीआई। तो सबसे पहले गाइस एमोर्टाइजेशन के थ्रू, कॉस्ट के थ्रू अगर हम एंट्री करना चाहेंगे तो दो एंट्री होगी आपकी गाइस, एक तो ट्रेड डेट है, एक सेटलमेंट डेट है। तो ट्रेड डेट में क्या होता है गाइस, आपको सिंपल जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन के आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है, जबकि सेटलमेंट डेट पे क्या होता है कि सीधा फाइनल डेज पे ही एंट्री रिकॉर्ड होती है। तो सबसे पहले देखिए गाइस ट्रेड डेट की बात करते हैं। तो ट्रेड डेट में क्या है, आपको, आपने एग्रीमेंट किया 30/3/2015 को कि आपने फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने। तो आपने जो एग्रीमेंट किया तो फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पेबल, आपके ऊपर एक लायबिलिटी चढ़ गई और आपके पास एक फाइनेंशियल एसेट्स आ गया। ठीक है गाइस। अब एमोर्टाइजेशन कॉस्ट में क्या होता है गाइस, या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में क्या होता है कि जो भी आपके चेंजेस होते हैं, चेंजेस वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। चेंजेस जो भी बीच में होते रहते हैं ड्यूरिंग द पीरियड वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखिएगा यहाँ पे 30 तारीख थी, 31 तारीख को तो ये चेंज हो गया, चेंज होकर 100 रुपये की फेस वैल्यू कितनी बन गई, 102 रुपये बन गई। बट यहाँ पर एमोर्टाइजेशन कॉस्ट में चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, वो डायरेक्ट हम फाइनल डे पे ही जो चेंजेस आए वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 31 तारीख को भले ही फेयर वैल्यू में चेंज आ गया होगा, हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें नहीं है तो सेटलमेंट डेट वाले को तो वैसे ही नहीं पड़ेगी, सेटलमेंट डेट के थ्रू अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो एमोर्टाइजेशन में तो कोई इशू नहीं है। बस इसमें आप फाइनल डेज की बात कर लेते हैं। तो फाइनल डेज में क्या होगा कि आपको पे करने, कितने रुपए पे करने थे, आपने प्रॉमिस किया था यहाँ पे 100 रुपये पे करने का, तो आप यहाँ पर पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपये की पेमेंट कर दोगे। तो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट में गाइस आपका ये इसकी नेट एंट्री बनी, वो क्या बनी, फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स 100 रुपये के आए थे और आपका कैश 100 रुपये का चला गया। तो गाइस इस तरीके से हमने जाना कि अमोर्टाइजेशन में हमें जो सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट होती है, सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट की ही रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके अलावा कोई भी फेयर वैल्यू में चेंज होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते। और सेटलमेंट डेट और ट्रेड डेट में आपको ये गैप समझना पड़ेगा कि जो सेटलमेंट डेट होती है उसमें जो पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश है और सेटलमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है, सेटलमेंट डेट पे क्या होती है कि आपको डायरेक्ट पेमेंट करनी होती है, आपके ऊपर कोई भी एग्रीमेंट डेट पे एंट्री नहीं होती, ना ही कोई ट्रांजेक्शन चेंज होती है उसकी एंट्री होती है। लेकिन गाइस हम आ जाते हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में जो भी एंट्री करेंगे उसमें क्या होगा कि गाइस आपकी जो चेंजेस है वो भी रिकॉर्ड होंगे पीएनएल के थ्रू। तो गाइज यहाँ पे सेकेंड एंट्री करते हैं, ट्रांजेक्शन सिचुएशन सारी वही है। तो सबसे पहले क्या होगा कि 30 तारीख को आपने एंट्री करी, तो सेटलमेंट डेट पे तो कोई एंट्री होती नहीं है, और ट्रेड डेट पे आपकी वही सेम एंट्री होगी कि फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने के लिए आपने एग्रीमेंट किया और आपने पेबल, आपकी लायबिलिटी बन गई। ठीक है जी। 31 तारीख को क्या हो गया कि चेंज हुआ, और मैंने कहा था कि पीएनएल में चेंजेस के थ्रू ही जाते हैं, तो जितना भी चेंज होगा आपको वो पीएनएल में डालना पड़ेगा। तो आपके फाइनेंशियल एसेट 2 रुपये से बढ़ गए और आपका जो पीएनएल है वो पीएनएल भी 2 रुपये से क्रेडिट हो गया। अब बात करते हैं सेटलमेंट डेट की, जो फाइनल डेट है जिस दिन आपने अमाउंट पे कर दिया, तो फाइनल डेट पे भी क्या हो गया कि आपके चेंजेस हो गए, कितने, 1 रुपये और बढ़ गया आपका। तो फाइनेंशियल एसेट्स टू पीएनएल, 1 रुपये पीएनएल में भी चला जाएगा, फाइनेंशियल एसेट्स आपके 1 रुपये से बढ़ जाएंगे। फाइनल डे पे आपको क्या करनी है, इसकी पेमेंट करनी है, तो पेमेंट आप कर दीजिए। आपको कितनी पेमेंट करनी है, 100 रुपये की पेमेंट करनी है। अब गाइस यहाँ पे जब नेट एंट्री निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो आपका कैश आ जाएगा। कैश तो आपका 100 रुपये है और बाकी का पीएनएल में आपका कितना आ जाएगा, 3 रुपये। तो फाइनेंशियल एसेट्स आपके हो जाएंगे 103 के। जबकि यहाँ पे नेट एंट्री क्या बनी थी, यहाँ नेट एंट्री बनी थी फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपये, क्योंकि अमोर्टाइजेशन में हम कोई भी वैल्यू चेंज होती है उसको कंसिडर नहीं करते, जबकि यहाँ पर हमने जो वैल्यू चेंज हुई 3 रुपये उसे हमने कंसिडर किया, इसलिए हमारी ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स 100 रुपये से 103 की हो गई, और जो पीएनएल में 3 रुपये चला गया, और कैश में हमने कितना पे किया, 100 रुपीज़। अगर नेट एंट्री की बात करें तो, अगर नॉर्मल एंट्री की बात करें तो इसमें वही है कि पहले एंट्री तो आपकी सभी की सेम होगी,
सेकंड में क्या करना है कि आपको पीएनएल के थ्रू प्रॉफिट बुक करते हुए चला जाना है। अब आते हैं सेटलमेंट डेट में। सेटलमेंट डेट में क्या होता है कि जो भी एंट्री होती है वो सेटलमेंट डेट को होती है। बट अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के थ्रू जाना चाहते हो गाइस, तो जो भी चेंजेस है उस चेंजेस को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो फेयर आपने फिक्स फाइनेंशियल एसेट्स तो खरीदे नहीं है, इसलिए आपके फाइनेंशियल एसेट ना बढ़ के फेयर वैल्यू चेंज बढ़ जाएगा। बाद में ये फेयर वैल्यू चेंज क्या बन जाएगा, फेयर वैल्यू चेंज क्रेडिट हो जाएगा, फाइनेंशियल एसेट्स आपका डेबिट हो जाएगा। तो फेयर वैल्यू चेंज टू पीएनएल ये आपका गाइस ये हो गया दो दो 2 रुपए का, क्योंकि पीएनएल बढ़ा था। और अगर हम सेटलमेंट डेट की बात करें तो आपका फेयर वैल्यू चेंज 1 रुपए और पीएनएल फिर से 1 रुपए बढ़ गया था, तो फेयर वैल्यू चेंज 1 रुपए का आया, पीएनएल 1 रुपए से फिर क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से अगर मैं फाइनल डेट की बात करूं तो यहाँ पे गाइज आपका जो फिक्स एसेट्स है वो 103 का हो गया, जो कि होना ही था। और जो कैश है वो आपका गाइज 100 रुपए का, और फेयर वैल्यू चेंज आपका 3 रुपए का। तो गाइज अगर इसकी भी मैं नेट एंट्री करूं या ट्रेड डेट की नेट एंट्री करूं तो नेट एंट्री वही बनेगी कि फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और टू यहाँ पे पीएनएल में आपका 3 रुपए नेट एंट्री अगर मैं इनको काटू तो गाइज ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट में जो नेट एंट्री बनती है वो आपकी सेम ही बनती है, फिक्स एसेट्स टू कैश। और यहाँ पे बस यहाँ पे भी हमारी सेम एंट्री बनी। अब गाइज यहाँ यहाँ आ जाते हैं हम थर्ड वाले में, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू भी क्या होगा कि जो चेंज आएंगे गाइज, यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ पीएनएल लिखा है ना वहाँ पे हमारा ओसीआई आ जाएगा एज इंस्टेड ऑफ पीएनएल। तो वही है कि पहली डेट को आपने ट्रांजेक्शन प्रॉमिस किया, एग्रीमेंट किया, तो फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पेबल हो जाएगा 100 रुपए का। सेकंड में आपने क्या किया कि आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो 2 रुपए के बढ़ गए, तो फाइनेंशियल एसेट्स जैसे हमने पीएनएल करा था यहाँ क्या हो जाएगा ओसीआई हो जाएगा। फिर आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो 1 रुपए से बढ़ गए सेटलमेंट के दिन, तो फाइनेंशियल एसेट्स टू ओसीआई 1 रुपए से बढ़ जाएगा। लास्ट में आपको पेमेंट करनी थी तो पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपका 100 रुपए की पेमेंट करनी थी, 100 रुपए की पेमेंट होगी। तो इसकी गाइस नेट एंट्री क्या हुई, फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ओसीआई टू कैश। और यही नेट एंट्री सेटलमेंट डेट पे भी होगी, लेकिन इसमें अलग सिर्फ एक चेंजेस है, क्योंकि सेटलमेंट डेट में स्टार्टिंग में तो कोई एंट्री होती नहीं है, लेकिन जो चेंज आया उसे कहाँ ले जाओगे, तो फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट खोलोगे और उसमें थ्रू जैसे पिछले उसमें एंट्री में हमने पीएनएल में ले गए, यहाँ पे हम ले किस में ले जाएंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। फिर फेयर वैल्यू चेंज, फिर आपका 1 रुपये चेंज हुआ तो फेयर वैल्यू चेंज आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला गया। और ये जो फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा हुआ था उसको तीन तीन रुपये हो गए, तो 3 रुपये को हमने क्रेडिट कर दिया और हमारा जो फिक्स एसेट्स है वो आपका 103 रुपये का हो गया टू कैश। तो गाइस जब इसकी भी नेट एंट्री करोगे तो एंट्री आएगी फेयर वैल्यू चेंज टू ओसीआई। तो जब भी ये ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट की एंट्री करना तो गाइस इसकी नेट एंट्री एक बार जरूर निकाल के देखना। अगर नेट एंट्री दोनों की सेम आएगी तो मतलब जो आपने किया है वो ठीक किया है। तो गाइस इस तरीके से हमारा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। गाइस इलस्ट्रेशन 6 हमारा कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन 7 पे आते हैं हम। इलस्ट्रेशन 7 पे जो हमें रिकॉर्डिंग करनी है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के थ्रू करनी है। डेट मीन्स कि अगर जो भी वैल्यू चेंज होती है उसकी रिकॉर्डिंग हम पीएनएल के थ्रू करेंगे। अगर एमोटाइजेशन होता तो फर्स्ट डे की एंट्री होती और लास्ट डे जब सेटलमेंट हुआ था तब की एंट्री होती। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि सेटलमेंट डेट की एंट्री है ट्रेड डेट की, तो हम ट्रेड डेट का ही एज्यूम करके हम सारी ट्रांजेक्शन करेंगे। तो ट्रेड डेट में क्या हुआ कि 15 मार्च 2015 को 10,000 रुपये की ट्रांजेक्शन करी। कंपनी ने इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर ऑफ द अनदर कंपनी 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी और ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनका 200 रुपये लग किया, जो कि 10,000 में इंक्लूड नहीं है, इन्हें अलग से देना पड़ा। तो आप बैलेंस शीट को जो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी वो 12,000 की हो गई। तो जाहिर सी बात है ये जो 2,000 रुपये गाइस ये तो जाएंगे पीएनएल में, और आपकी जो फेयर वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, या इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके 2,000 से बढ़ जाएगी, और जो आपका 200 रुपये का खर्चा हुआ है वो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। तो बस उन्हीं ट्रांजेक्शन की हमें यहाँ एंट्री करनी है। तो सबसे पहले ट्रेड डेट में जो सबसे पहले 15 अप्रैल को जो 15 मार्च को जो ट्रांजेक्शन हुई उसमें आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट ट्रांजेक्शन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जबकि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पेबल लिखा था। पेबल इसलिए लिखा था क्योंकि हमने पैसे उस दिन पेमेंट नहीं करी थी, सिर्फ एग्रीमेंट करा था। यहाँ पे इस दिन पेमेंट कर दी इसलिए बैंक लिख दिया। ट्रांजेक्शन कॉस्ट पिछले क्वेश्चन में था नहीं, इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट टू बैंक आया था। ठीक है गाइस। अब बात आती है कि हाँ भाई आपका जो ट्रांजैक्शन है वो 31 मार्च को बढ़कर 12,000 रुपये की वैल्यू हो गई। तो जो 2,000 रुपये है वो कहीं ना कहीं आपका क्रेडिट होना चाहिए। तो बेसिकली जो नेट एंट्री होगी वो होगी आपकी जो
इन्वेस्टमेंट बढ़ गई और पीएनएल क्रेडिट हो गया। लेकिन गाइज यहाँ पर जो पीएनएल में जो अकाउंट जो स्पेशली इस क्वेश्चन में किया है, प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं किया, बस वो फर्क बता रहा हूँ कि इसमें जो गेन हुआ है ना, उसको फेयर वैल्यू चेंज गेन, फेयर वैल्यू गेन अकाउंट में डाल दिया गया है 2000 रुपये, और बाद में इस फेयर वैल्यू गेन को डेबिट करके पीएनएल में डाल दिया गया है। 31 मार्च को एंट्री कर दी, तो नेट एंट्री पता है गाइस क्या हुई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल जो 2000 रुपये से। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, तो उसमें भी आपकी जो एंट्री हुई थी वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल ही हुई थी 2 तारीख को, यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ठीक है गाइस, तो हमने वही एंट्री करी है, बस हमने यहाँ पे फेयर वैल्यू गेन का एक और अकाउंट ओपन कर दिया है इस वाले क्वेश्चन में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाले में। तो यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गेन आ गया और फेयर वैल्यू गेन आपका पीएनएल में चला गया। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, तो 31 तारीख को ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपका यहाँ पे पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री बन जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट 200 रुपये की। तो इस तरीके से गाइज ये हमारे चारों एंट्री हो जाती है, ऑल दो इसमें 3 ही एंट्री होनी थी, पहली इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट टू बैंक और दूसरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। क्योंकि जब भी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करते हैं तो हम उसमें डायरेक्ट जो अमाउंट बढ़ा है उसको, जो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है उसको बढ़ा देते हैं और साथ में पीएनएल क्रेडिट कर देते हैं। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इलस्ट्रेशन 8 पे आते हैं गाइज। इलस्ट्रेशन 8 में भी गाइज क्या है कि हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू दिखाना है। तो इसमें क्या होता है, जहाँ जहाँ आपने पीएनएल लिया है वहाँ पर आपको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लेना है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। अ कंपनी इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर ऑफ द अनदर कंपनी ऑन 15 मार्च को 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर दी इन्होंने, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट 200 रुपये लग गया जो कि इंक्लूडेड नहीं था, अलग से दिया है। बैलेंस शीट ये जो 31 मार्च को इसकी जो फेयर वैल्यू है 12,000 की होगी, सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन है। बट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इसको हम पार्ट मानते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो जब अगर आप ट्रांजैक्शन का कॉस्ट को पार्ट मानोगे इन्वेस्टमेंट का, तो पहली बात आपकी एंट्री में ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आएगा, वो इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। और दूसरा जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पीएनएल में डेबिट किया था, आपकी ये वाली भी एंट्री नहीं बनेगी। तो इस केस में गाइस जहाँ जहाँ आपका पीएनएल आता था आपका पीएनएल की जगह ओसीआई आ जाएगा, बट जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी ये एंट्री ना होकर ये आपका इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट माना जाएगा। तो 15 मार्च को आपकी जो एंट्री होगी वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक होगी 10,200 से। ठीक है गाइज, अब जो आपको गेन होगा, क्योंकि आपकी फेयर वैल्यू कितनी 15 तारीख को 31 मार्च 15 को कितनी होगी 12,000, तो आपको गेन कितने का होगा, अब गेन होगा आपको 1800 का। तो गेन की क्या एंट्री होती है गाइज, मैंने जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 6 में बताया था कि गेन की एंट्री होती है जो भी इन्वेस्टमेंट करी है वो बढ़ जाएगा, साथ में आपका पीनल। बट इन क्वेश्चनों में क्या है कि फेयर वैल्यू गेन अकाउंट ओपन किया गया है, तो कोई बात नहीं, हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन अकाउंट ओपन कर देंगे। बाद में आपका फेयर वैल्यू गेन अकाउंट किस में चला जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी नेट 2 ही एंट्री हुई, बट यहाँ पर हमने 3 एंट्री कर दी। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव में लास्ट में क्या होता है, जो भी पैसा आता है उसे हम फेयर वैल्यू रिजर्व अकाउंट में डाल देते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमारा जो भी पैसा है उसे हमने फेयर वैल्यू रिजर्व अकाउंट में डाल दिया है। सो गाइस, यहाँ पे एंट्रियाँ हो सकती है कि थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो इसे 2 बार ज़रूर देख लेना, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, और एक दूसरे से कंपैरिजन भी कर लेना। सो गाइज, यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन 8 भी कंप्लीट होता है। इलस्ट्रेशन 9 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन 9 आपको एंट्री करनी है अमोर्टाइजेशन कॉस्ट पे, तो इसमें पीएनएल और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो जनरल एंट्री में आएगी नहीं, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन की एंट्री आएगी, और जिस दिन सेटलमेंट हुआ उस दिन की एंट्री आएगी। अब एक कंपनी है, उसने 100 लाख दिए टू अनदर कंपनी, 12% के इंटरेस्ट पे दिए 1/4/2015 को। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देती है तो एंट्री होती है लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ ध्यान रखना, ये कंपनी लोन दे रही है, ले नहीं रही है। तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश इनका बैंक अकाउंट इनका क्रेडिट हो गया। और इसके बाद आपका, अब ये लाइन जो है ये अनएक्सेप्टेबल है कि इट इनकर्ड 40,000 इंक्रीमेंटल कॉस्ट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। मतलब अब लोन भी इन्होंने दिया और इनका 40,000 रुपये का डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा हो गया। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, अगर 40,000 का खर्चा हो गया तो लोन प्रोसेसिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अब यहाँ पे लोन का टेन्योर कितना है, 5 ईयर का है, विद इंटरेस्ट चार्ज एनुअली है। फेयर वैल्यू ऑफ द लोन, आज की वैल्यू जो लोन की है वो 99,40,000 की है। जर्नल एंट्री पास करनी है। तो गाइस, हमें सिर्फ पहले बस एमोर्टाइजेशन कॉस्ट के थ्रू हमें ये बताना है कि हाँ लोन कितने का रिकॉग्नाइज करोगे।
तो लोन तो गाइस आपने 100 लाख का रिकॉग्नाइज कर दिया है, लेकिन जो लोन प्रोसेसिंग कॉस्ट भी जो आपकी लगी है, बैंक 40,000 का खर्चा हुआ है, इसे भी आप लोन में ही ऐड कर दोगे कि लोन जो है वो आपका लोन डेबिट हो जाएगा और लोन प्रोसेसिंग लेस हो जाएगा। तो आपका जो एग्जैक्टली लोन की जो वैल्यू है वो अभी 100,40,000 की हो गई है। बाकी की सब्सिक्वेंट एंट्री सब्सिक्वेंट मेजर बेसिस पे हो जाएगी, बट इसकी जो मेन एंट्री थी वो इस तरीके से आपको गाइस करनी थी। तो गाइस यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन 9 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस लिमिटेड हैज लेंट अ सम ऑफ रुपीज 10 लाख एट द रेट 18% पर एनम फॉर 10 ईयर। देखो, एस लिमिटेड ने 10 लाख रुपए का लोन दे दिया, तो एस लिमिटेड जब 10 लाख रुपए का लोन देगा तो एंट्री अगर हम नॉर्मल उसमें करें तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, यही होगा, 10 लाख से एंट्री होगी। ठीक है गाइस, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले एक बार बता देता हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द लोन। लोन को अगर डी रिकॉग्नाइजेशन करना होगा गाइस, तो जैसे लोन लिया है अगर इसे डी रिकॉग्नाइज करना होगा तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा आपका और टू लोन। ठीक है गाइस, अब इसी को बेस रखते हुए हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले लोन दे दिया, तो लोन दे दिया। सो गाइस, जो लोन दिया है आपका वो 10 लाख का लोन था, तो आपकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक हुई थी। और अगर मैं इसकी रिवर्स एंट्री करूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, लोन की जो फेयर वैल्यू है वो 12,23,960 है एट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 13% के हिसाब से। जो लोन की फेयर वैल्यू होती है वो 12,23,960 है, लेकिन हमने तो यहाँ 10 लाख और 10 लाख से रिकॉर्ड कर दिया है बुक में। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब फर्दर बात कहते हैं, मतलब लोन की वैल्यू और लोन की फेयर वैल्यू दोनों दिखा दिया क्वेश्चन में। टू मिटिगेट टू मिटिगेट पेमेंट प्री पेमेंट रिस्क, देखो प्री पेमेंट भी हो जाता है लोन का, तो प्री पेमेंट भी एक रिस्क है। बट द से बट द सेम टाइम रिटेनिंग कंट्रोल ओवर द लोन, कंट्रोल करने लोन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एस लिमिटेड ने क्या किया, ट्रांसफर्ड कर दिया, ट्रांसफर्ड इट राइट टू रिसीव the principal amount of the loan on its maturity with the interest। क्या किया, सी एस लिमिटेड ने ट्रांसफर कर दिया राइट टू रिसीव द प्रिंसिपल ऑन द लोन ऑन इट्स मैच्योरिटी विद द इंटरेस्ट आफ्टर रिटेनिंग राइट ओवर 10% ऑफ द प्रिंसिपल के सिर्फ 10% पे ही राइट रखा, और 4% इंटरेस्ट डेट कैरिंग अ फेयर वैल्यू 29,000 एंड 184,620,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ कि एस लिमिटेड ने लोन अपने यहाँ से हटाकर किसी और को ट्रांसफर कर दिया। अब जब लोन ट्रांसफर करेगा तो उसके बदले में पैसे भी लेगा। ठीक है गाइस, जो भी लोन ट्रांसफर किया है वो 90% लोन ट्रांसफर किया है, ये बात याद रखना, पूरा 100% नहीं करा है। बाकी का 10% का प्रिंसिपल अपने ऊपर, 10% का प्रिंसिपल का राइट रखा है, और 4% का जो इंटरेस्ट का जो पार्ट होता है टोटल 100% में से, वो पार्ट अपने पास राइट किया है। अब जाहिर सी बात है, लोन ट्रांसफर किया होगा तो जो लोन है, द कंसिडरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन वाज 9,90,000। मतलब लोन जो ट्रांसफर किया है जिस पार्टी को किया होगा उससे 9,90,000 रुपये का कंसिडरेशन मिला। ठीक है गाइस, अब हमें ये नहीं पता कि 10 लाख में से हमने 90% तो ट्रांसफर किया है, क्योंकि 10% का तो अपने प्रिंसिपल राइट रखा है, लेकिन एग्जैक्टली इसमें से कितना पोर्शन है, ठीक है, वो मैं पोर्शन भी बता दूंगा। अभी हमें फेयर वैल्यू दे रखी है लोन की 12 लाख के हिसाब से, कि 12 लाख का टोटल लोन की फेयर वैल्यू थी। अगर उसमें मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट 10% की बात करूँ तो 29,000 है, और इंटरेस्ट कंपोनेंट की बात करूँ तो 1,84,620 है, और कंसिडरेशन आपका 9,90,000 का है, कि आपके पास 9,90,000 आ गए, लेकिन आपको कितना लोन आपने ट्रांसफर किया है वो अमाउंट अभी तक नहीं निकला है। ठीक है जी, हम निकाल लेंगे। द इंटरेस्ट कंपोनेंट रिटेन इंक्लूड, इंटरेस्ट कंपोनेंट मतलब इसकी बात कर रहा है, ये इंटरेस्ट कंपोनेंट का पार्ट है। रिटेन इंक्लूड 2% फीस टुवर्ड्स कलेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट ऑफ द फेयर वैल्यू एंड इंटरेस्ट हैज दैट हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 65,160। मतलब जो प्रिंसिपल पार्ट है और जो इंटरेस्ट का पार्ट है उसकी जो उसके ऊपर का जो रिटेनिंग इंटरेस्ट कंपोनेंट रिटेन इंक्लूड 2% टूवर्ड्स द कलेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दैट हैज द फेयर वैल्यू। आप इसने क्या करा कि
ये जो 2% का एक तरीके से एक कहीं कोई कलेक्शन या चार्जेस वगैरह लिए हैं, लेकिन ये क्या है, ये इसके अंदर ही इंक्लूड है, और जो इसकी फेयर वैल्यू है 65,160। तो मतलब आपको ये जो 1,84,620 है, इसमें से जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो बैलेंस हो गया 1,19,460 आएगा। बाकी का आपका सर्विस का कंपोनेंट हो गया और आपका प्रिंसिपल का कंपोनेंट हो गया। तो एक जो लोन, और ये सारी फेयर वैल्यू है, तो एक जो लोन है फेयर वैल्यू का, उसमें से आपने ये कंपोनेंट, अपने पास ये कंपोनेंट के राइट आपने अपने पास रखे हैं, बाकी का जो कंपोनेंट है वो ट्रांसफर कर दिया। तो गाइज मैं यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ द लोन लिखता हूँ, और इसमें से जितने भी राइट आपने अपने पास रखे हैं वो आपने यहाँ पे लिख दिए। जैसे 29,000 प्रिंसिपल का पार्ट रखा, और 1,19,460 आपने इंटरेस्ट कंपोनेंट का पार्ट रखा, और बाकी का जो आपका वैल्यू ऑफ द सर्विस एसेट्स है ये भी 65,160 रुपये का राइट रखा। ऑल्दो ये 65,160 इसी के अंदर का ही है, 1,84,620 के अंदर का है। ठीक है गाइस। तो जो आपके कंपोनेंट की बात है, प्रिंसिपल कंपोनेंट की बात, वो आपने 10,10,340 रुपये ट्रांसफर कर दिए। लेकिन ये भी क्या है, ये जो कंपोनेंट ट्रांसफर किया है ये भी आपका फेयर वैल्यू पर है, लेकिन इसको आपको 10 लाख के प्रोपोर्शनेट में निकालना है, क्योंकि आपने जो एंट्री करी है वो 10 लाख से करी है, ना कि 12 लाख से करी है। ठीक है गाइस। तो आपको एक लगभग इन्हीं सबका फेयर वैल्यू निकालना है, मतलब एग्जैक्टली 10 लाख के प्रोपोर्शनेट में वैल्यू निकालना है। ये सब, ये जितनी भी फेयर वैल्यू है ये 12 लाख के प्रोपोर्शनेट में है। तो ठीक है गाइज, हम 10 लाख के प्रोपोर्शनेट में हम वैल्यू निकाल देते हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटाइज कंपोनेंट की बात करते हैं। इसकी वैल्यू है 10,10,340, और टोटल जो लोन की वैल्यू है वो 12,23,960 है। अगर मैं 12,23,960 से डिवाइड कर दूं और 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ गाइस, 12,23,960 से डिवाइड कर दूं और 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो वैल्यू आएगी कंपोनेंट की, ये वो कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी जो मैंने ट्रांसफर कर दी दूसरे पार्टी को 10 लाख में से। तो ये जो वैल्यू आई है ये अब लोन के 10 लाख में से आई है। डेट मीन्स कि जो लोन है इसमें से मैंने कितना लोन ट्रांसफर करा है, तो 8,25,468 का लोन ट्रांसफर किया। और कितने में किया है, 9,90,000 में ट्रांसफर किया है। तो जो गैप है वो मुझे हो गया बेनिफिट। तो गाइज ये एंट्री मैं पहले आपको बता देता हूँ कि बुक ने क्या करी है। डी रिकॉग्नाइजेशन की एंट्री बुक ने मांगी है यहाँ पर, और डी रिकॉग्नाइजेशन की एंट्री बैंक अकाउंट टू लोन है। बैंक में आपको पैसा मिल गया 9,90,000, और जितना प्रोपोर्शनेट आपने ट्रांसफर किया था वो 8,25,468 होता है। बाकी का आपको हो गया गेन। ठीक है गाइज। अब मैं बात करता हूँ कि आपने डी रिकॉग्नाइज 10 लाख में से 8,25,468 कर लिया, तो आपका अभी भी कितना डी रिकॉग्नाइज होना बाकी रह गया। तो 8,25,468 लेस 10 लाख, तो आपका 1,74,532 रुपये अभी भी ये जो लोन अमाउंट में आपका है, इसको भी आपको रिवर्स करना होगा। तो ठीक है गाइज, अब इसको जो आप रिवर्स कर रहे हो, इसको आपने रिवर्स तो कर दिया, लेकिन इसके बदले में आपने राइट ले लिए। किसके राइट ले लिए, प्रिंसिपल के, इंटरेस्ट के और सर्विस के। तो ये जितनी भी वैल्यू है ना, ये गाइज ये 1,74,532 रुपये की ही वैल्यू है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1,74,532 रुपये की ही वैल्यू है ये सारी। इसे भी मैं समझा देता हूँ। पहले जो प्रिंसिपल कंपोनेंट स्ट्रिप है आपका, उसको आप 10 लाख के प्रोपोर्शनेट में करोगे, तो 29,000 को वही 12,23,960 से डिवाइड कर दीजिए, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसकी जो 10 लाख के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी वो 23,694 आएगी। इंटरेस्ट स्ट्रिप आपका 1,19,460 है, इसको 12,23,960 से डिवाइड करके 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 97,601 आएगा। और सर्विस एसेट्स की बात करेंगे तो ये 65,160, 12,23,960 से डिवाइड करके 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 53,237 आएगा। तो गाइज अगर इन तीनों का आप टोटल करोगे तो 10 लाख के प्रोपोर्शनेट में ये 1,74,532 ही आएगा। तो आपको क्या लेना है, आपको इंटरेस्ट स्ट्रिप लेना है, इसलिए डेबिट हो गया। सर्विस एसेट्स लेना है, डेबिट हो गया। और जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो लेना है। और किसके प्रोपोर्शनेट में ये वैल्यू निकाली, 10 लाख के प्रोपोर्शनेट में वैल्यू निकाली। और कितना लोन आपको वापस क्रेडिट करना था, तो 1,74,532।
क्योंकि गाइज यहाँ पर आपने ऑलरेडी जो लोन है डी रिकॉग्नाइज 8,25,468 का तो कर दिया, बाकी का 1,74,532 का आपने डी रिकॉग्नाइज कर दिया, और उनको उनकी जो फेयर वैल्यू है 10 लाख के प्रोपोर्शनेट में वो आपने रिसीवल में अपने डेबिट कर दिया। तो ये वाली वैल्यू आपको फ्यूचर में मिल जाएगी। आपने लोन के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए ये वाला प्रोपोर्शनेट आपने किया है, अदरवाइज आपने पूरा का पूरा लोन डी रिकॉग्नाइज कर दिया, और डी रिकॉग्नाइज में आपको बेनिफिट भी हुआ। आपने 90% लोन डी रिकॉग्नाइज किया, और जिसमें आपको 9,90,000 रुपये मिल गए, और 8,25,468 का डी रिकॉग्नाइज किया। और ये 8,25,468 कैसे आया? यहाँ पे आपको जो प्रोपोर्शनेट रिसीवेबल था ये तो आपने लेस कर दिया, बाकी का ये जो प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर करना था इसको 10 लाख के प्रोपोर्शनेट में वैल्यू निकाल दी, और बाकी तीनों की भी हमने 10 लाख के प्रोपोर्शनेट में वैल्यू निकाल दी, क्योंकि जो डी रिकॉग्नाइज करना था आपका लोन उसकी वैल्यू 10 लाख थी। इसलिए जब डी रिकॉग्नाइज भी करोगे तो ये 10 लाख का आपका 8,25,468 आपने ट्रांसफर कर दिया। अब बाकी का आपने 1,74,532 के बदले में आपने इंटरेस्ट इंटरेस्ट स्ट्रिप, प्रिंसिपल स्ट्रिप और सर्विस एसेट्स ले लिए। तो गाइस यहाँ पे 2 एंट्री ही है, बाकी की सारी वर्किंग है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेना। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2015 डी लिमिटेड इशू हुआ 30 लाख रुपए के 6% के कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू करते हैं ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 100 एट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 पर डिवेंचर एट पार पे इशू करते हैं। दीज डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, जब भी ये डिवेंचर रिडीमेबल होंगे 110 पे होंगे ऑन 31 मार्च 2019, और या फिर दिस मे बी कन्वर्टेड, या तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? ऑर्डिनरी शेयर एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर, होल्डर के ऑप्शन पे ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। द इंटरेस्ट रेट फॉर द इक्विवेलेंट डिवेंचर विदाउट कन्वर्जिंग राइट वुड बी 10%। मतलब आपका इंटरेस्ट रेट तो आपका 6% का है ही, और आपका ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का रेट है गाइज ये 10% का है। बीइंग अ कंपाउंडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू सेपरेट, हमें क्या सेपरेट करना है? इक्विटी एंड डेप्ट पोर्शन एज ऑन 1/4/2015 को ही इसमें से इक्विटी और डेप्ट पोर्शन को अलग करना है। तो गाइज कुछ नहीं, आपको सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करनी है जो भी रिडीमेबल अमाउंट है, और जो प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करोगे वो आपका जो वैल्यू आएगी वो डेप्ट कंपोनेंट होगा, बाकी का जो गैप बचेगा डिफरेंट बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू एंड 30 लैक्स वो आपका इक्विटी कंपोनेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए गाइस, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। सॉल्यूशन में क्या कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल रीपेमेंट की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल आपका 4 साल में लास्ट ईयर ही आएगा, फोर्थ ईयर में, क्योंकि यहाँ पे आपके डिवेंचर की जो रिडीमेल है ये आपने 15 में इशू किया था और ये 19 में रिडीम हो रहा है, 4 ईयर का है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाएंगे, डिस्काउंट लगाएंगे आप 4 ईयर का 10% के हिसाब से, तो 0.68 आएगा, और रिडीमेबल होगा 110 पे, क्योंकि 10% का प्रीमियम प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। तो 30 लाख रुपए यहाँ पे ये जो वैल्यू लगी है ये गाइज लगी है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% फॉर 4 ईयर्स की। लेकिन यही मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर लगा है एट द रेट 10% फॉर 4 ईयर्स। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाएंगे 10% के हिसाब से चौथे साल का, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 22,44,000। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इसलिए हमने प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर लगाया क्योंकि इंटरेस्ट आपको हर एक साल 1,80,000 1,80,000 1,80,000 1,80,000 मिलेगा। तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आ गई 5,70,600। तो टोटल वैल्यू हो गई आपकी 28,14,600। तो वैल्यू ऑफ द डेप्ट कंपोनेंट हो गया आपका गाइस 28,14,600, और इसमें से वैल्यू ऑफ द इक्विटी कंपोनेंट आपका हो जाएगा 1,85,000, जो कि आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। सो प्रोसीड फ्रॉम द इशू आपका 30 लाख था। तो इस क्वेश्चन में हमें सेपरेट करना था इक्विटी कंपोनेंट और डेप्ट पोर्शन, वो गाइस हमने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल के कंपोनेंट को कन्वर्ट सेपरेट कर लिया। सो गाइस यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं गाइस।
एक्स वाई जेड लिमिटेड ग्रांट्स अ लोन, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने ग्रांट्स अ लोन टू एम्प्लॉय, जब भी कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को लोन देगी तो लोन की एंट्री एक ही होगी, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कितने रुपए पे दे रही है? 4% अमाउंटिंग टू रुपीज 10 लाख, 10 लाख का लोन दे रही है 4 रुपए के इंटरेस्ट पे, इन द बिगिनिंग ऑफ 2015-16 के बिगिनिंग में दे रही है, मतलब 1 अप्रैल 2015 को दे रही है। द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, जो जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये 5 साल में रिफंड हो रहा है। डेट मीन्स कि ये 10 लाख का लोन है, ये 5 साल में रिफंड हो रहा है, तो हर साल आपका गाइस 2 लाख रुपए का रिफंड आ रहा है। वेयर इज, जहाँ पे द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, अब ये इन पे इंटरेस्ट लगता रहेगा, कंपाउंडेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब आपका एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ये क्या हो रहा है, वो ऐड होते हुए जा रहा है, कंपाउंड होते हुए जा रहा है। एट द सिंपल इंटरेस्ट इज कलेक्टेड इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट आफ्टर कलेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे ही गाइस प्रिंसिपल अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका ये जो इंटरेस्ट का पोर्शन जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो दो बैलेंस में रिकवर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे जो बात की गई, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस एट द सिंपल इंटरेस्ट इज कलेक्टेड इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ये आप समझो गाइस कि यहाँ पे कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाना, कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो वो इंटरेस्ट को फिर प्रिंसिपल में जोड़ के उसके ऊपर इंटरेस्ट ले लो। आपको सिर्फ प्रिंसिपल का जो आउटस्टैंडिंग रहेगा उसी पे इंटरेस्ट देना होगा। और एज्यूम द बेंचमार्क इंटरेस्ट है, मार्केट का रेट देखिए तो 8% और हम दे कितने रहे, 4% पे। शोइंग द एंट्री, एंट्री हमें शो करनी है 1 अप्रैल 15 से लेके 31 मार्च 16 तक की। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लॉस होगा अगर हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से जाएंगे तो सबसे पहले हम फेयर वैल्यू ऑफ द लोन निकालते हैं कि लोन की एग्जैक्टली फेयर वैल्यू आज की डेट में कितनी आएगी। हमने 10 लाख का लोन दिया है, तो लोन की फेयर वैल्यू निकालने के लिए गाइस हम क्या करेंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा देंगे 8% के हिसाब से। 5 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगाएंगे, क्योंकि 2 लाख रुपए आपको हर साल रिफंड हो रहे हैं। ठीक है गाइस, अब ये जो दो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है इसके लिए हम वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। तो वर्किंग नोट ऐसे बना है गाइस कुछ आपका, कि देखो गाइस 2 लाख रुपए का तो आपका कैश फ्लो आया 31 मार्च 16 को, तो आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल रह गया 8 लाख। लेकिन स्टार्टिंग में आपने कितना दिया था, 16 लाख का। 1 अप्रैल 15 को तो 10 लाख का प्रिंसिपल था, तो 1 अप्रैल 15 को आपका जो 10 लाख का प्रिंसिपल था उस पे आपका 4% के हिसाब से 40,000 रुपये का इंटरेस्ट बना। तो आपका क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो गया 40,000 से। ठीक है गाइस, अब अगली बार आपने अपने यहाँ पे 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे, 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दी 31 मार्च 16 को, तो आपके पास जो अब अमाउंट बचा आउटस्टैंडिंग वो 8 लाख का बचा। अब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा गाइज आपका, वो बचा आपका 8 लाख का। तो नेक्स्ट टाइम जब इंटरेस्ट लगेगा तो गाइज इस 8 लाख पे 8% का लगेगा, ना कि इस 8 लाख पे ये 40,000 और ऐड कर दोगे तो क्यूमुलेटिव आपका एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ना लगकर आपका सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, और इस सिर्फ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे लगेगा। तो ये आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आपका 32,000 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। फिर आपका 2 लाख रुपए पे करके आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बचा था 6 लाख, तो 6 लाख पे 24,000, 4 लाख पे 16,000 और 2 लाख पे 8,000। तो इस तरीके से गाइज ये आपका इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट आपका क्यूमुलेटिव होता चला गया। यहाँ पे ये पोर्शन इंटरेस्ट का कम्युलेटिव होकर ये आपका 1,20,000 बन गया। तो इस 1,20,000 को कहा था कि दो इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, मीन्स इक्वल 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 60,000 यहाँ दे दिया, आपका 60,000 बच्चा, अगली बार भी 60,000 दे दिया। तो गाइज यहाँ से हमने, यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लोन का ये निकाल सकते हैं कि जब 2 लाख रुपए आपको नेक्स्ट 5 ईयर तक मिले हैं, इसका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्ट, इसका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल देंगे। और ये जो दो इंटरेस्ट है तो इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे 6 ईयर का, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे 7 ईयर का। तो गाइज यही हमने काम किया है, अपने लोन की जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो 2 लाख पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगाया 8% से 5 ईयर का, और 60,000 पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाया है 8% का, और इस पे भी 60,000 पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाएंगे। यहाँ गाइस 6 ईयर का निकल लगाएंगे, और यहाँ पे आपका 7 ईयर का लगाएंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि ये 60,000 पे हमें 7 ईयर के एंड में मिल रहा है, और ये 60,000 पे हमें 6 ईयर के एंड में मिल रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाया, तो लोन का आज प्रेजेंट वैल्यू 8,71,361। और गाइस आना ही था, क्योंकि मार्केट में आपका एक तरीके से बेंचमार्क जो है 8% का, और आप दे रहे हो 4% का, तो आपकी लोन की जो वैल्यू आई वो 8,71,300
61 रुपये आए। और लोन के केस में आपको दो तरीके की अकाउंटिंग करनी होती है, एक जब रिकॉग्निजेशन करते हो तब, और दूसरा आप जब इनकम बुक करते हो तब। ठीक है गाइस, तो आपका 8,71,361 रुपये का ही लोन अमाउंट है, तो बाकी का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। तो गाइज ये यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू ऑफ द लॉस की फिगर निकाल ली कि 8,71,361 का तो लोन अमाउंट हो गया, फेयर वैल्यू ऑफ द लोन। जबकि आपने 10 लाख का लोन दिया था, तो फेयर वैल्यू लॉस कितना हो गया आपका, 1,28,639। तो ये जो लॉस है गाइज, इस लॉस को आपको ओवर द 7 ईयर का जो पीरियड है उसमें अमोटाइज करना होता है। इसी अमोटाइज के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर बात लिखी हुई थी कि ₹1,28,369 विल बी amortized ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर। देयर इज नो गाइडेंस ऑन हाउ टू amortize द सेम। इसकी कोई गाइडेंस नहीं दी हुई है कि इसे कैसे amortize करना है। तो एक सिंपल वे है टू amortize द डिफरेंस इन द लाइन विद द इंटरेस्ट accrued सो दैट देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन पीएनएल। पीएनएल पे इम्पैक्ट ना है, इसलिए इसको इंटरेस्ट एक्रूवल के साथ amortize कर दिया। तो गाइज ये इस लाइन का रेफरेंस दे सकते हो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर गाइस हमारा जो लोन का रिकॉग्निशन की बात आई, तो यहाँ पर हमने क्या करा कि लोन हमारा कितने का, बेसिकली जब लोन देते हो तो आपको लॉस या फेयर वैल्यू ऑफ द लोन कंप्यूट करना पड़ता है कि लोन की क्या फेयर वैल्यू और आप कितने में दे रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जिस दिन जब लोन देते हो तभी तब की कैलकुलेशन होती है गाइस। और जनरल एंट्री क्या होगी, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक ही होती है। बैंक से तो आपके 10 लाख निकल गए, लेकिन लोन में आपका सिर्फ 8,71,361 रुपये ही आएगा एसेट साइड। बाकी का आपका क्या एम्प्लॉय बेनिफिट का लॉस हो गया, और इसको ओवर द 7 ईयर पीरियड में आप राइट ऑफ कर दीजिए। ठीक है गाइस, तो ये आपका रिकॉग्निशन का पार्ट है। जो आपका जो इनिशियल जब लोन दिया है ये उसका पार्ट है, तो ये कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है आपका इनकम का, कि आपको लोन के ऊपर इनकम भी बुक करनी है। तो कौन से लोन पे इनकम बुक करोगे, 10 लाख के ऊपर इनकम बुक करोगे, या 8,71,361 पे बुक करोगे इनकम। तो अब जो आपको इनकम बुक करनी है वो 8,71,361 पे बुक करेंगे। और इसके लिए आपको मैं वर्किंग नोट ले जाता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ द इंटरेस्ट। अब आप जो इंटरेस्ट निकालोगे, तो ठीक है गाइज, अब जो इंटरेस्ट अब निकालोगे, अब वो आपको इंटरेस्ट जो है 8% के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो लोन 31 मार्च 2016 को जो ओपनिंग बैलेंस आपका जो लोन का जो बैलेंस बचा है 8,71,361 है गाइस। और इसका 8% मैं निकालूं तो ये आ गया 69,709 का आपका इंटरेस्ट है। और रीपेमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे समझा देता हूँ। 1/4/15 को 8,71,361 का आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लोन है। अब इस लोन पे आप 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लोगे तो ये 69,000 का। सो गाइज यहाँ पर आपका इंटरेस्ट जो 8,71,361 पे 8% के हिसाब से आप जब इनकम निकालोगे तो ये आएगा 69,709। ये आपकी इनकम का पार्ट हो गया। ठीक है गाइज, और रीपेमेंट अब ये दोनों आपका ये जुड़ जाएगा। और रीपेमेंट जितनी रीपेमेंट कितनी हुई आपको, 2 लाख रुपए की रीपेमेंट हो गई। तो आपका 7,41,70 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस बच गया। अब 7,41,70 पे फिर 8% का लोन इंटरेस्ट लगाओगे, और रीपेमेंट 2 लाख रुपए की आपकी वापस रिफंड हो गया। तो 6,03,56 रुपये का आपका लोन का बैलेंस बचा। फिर इस पर 8% का इंटरेस्ट लगाओगे और रीपेमेंट करोगे 2 लाख की, तो 4,48,384 का इंटरेस्ट क्लोजिंग बैलेंस बच गया। फिर 4,48,384 के बैलेंस पे आप 8% का इंटरेस्ट लगाओगे, और रीपेमेंट 2 लाख का आपका रीपेमेंट हो जाएगा। तो 2,84,255 का बचेगा। 2,84,255 का आपका जो बैलेंस है इस पे इंटरेस्ट ऐड कर दोगे 22,740 का, और लोन 2 लाख का लेस कर दोगे तो आपका ये बैलेंस बचेगा। अब गाइज यहाँ के बैलेंस के बाद आपके ऊपर सिर्फ जो इंटरेस्ट का पार्ट का लोन 1,06,966 996 है, और आप पे इसका 8% का इंटरेस्ट होगा। अब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट तो आपने पे कर दिया, आपको बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 60,000 रुपये पहली इंस्टॉलमेंट देनी है इंटरेस्ट की, और यहाँ पर आपका दूसरी इंस्टॉलमेंट देनी है इंटरेस्ट की, तो आपका लोन चुकता हो जाएगा। अब ये गाइज ये जो कैलकुलेशन करी है ये इनकम रिकॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करी है। तो आपको जो इनकम रिकॉग्नाइज करनी है वो करनी है 69,709 8% के हिसाब से। तो ये जो इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करोगे, और लोन लोन की जब रीपेमेंट होती है तो एंट्री क्या होती है, आपका लोन अमाउंट कम हो जाएगा, बैंक में आपके 2 लाख रुपए आ जाएंगे।
तो यहाँ पे लोन टू एम्प्लॉय है गाइज, ये 2 लाख रुपए से कम हो जाएगा और बैंक अकाउंट में आपके 2 लाख आ जाएगा। अब आप बोलोगे गाइज, आप बोलोगे कि यहाँ पर सर हमने तो लोन अमाउंट में 8,71,000 रुपये लिखे हैं और यहाँ पर तो हमें 2 लाख मिल रहे हैं, तो ऐसे तो 2-2 लाख मिलेंगे, तो ये तो इतना हमने लोन रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। लेकिन गाइज इसमें हम हर ये ईच ईयर आपका इंटरेस्ट भी तो ऐड कर रहे हैं। ये रही वो एंट्री, लोन टू एम्प्लॉय। लोन टू एम्प्लॉय में हमने 8,71,361 रखा और इस साल हमने लोन टू एम्प्लॉय में 69,709 का इंटरेस्ट ऐड कर दिया, फिर 2 लाख रुपए का उनसे इंटरेस्ट ले लिया। फिर क्या करेंगे अगले साल, फिर कितना इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, अगले साल आप 59,286 का इंटरेस्ट ऐड कर दोगे, 2 लाख रुपए ले लोगे, बैलेंस इतना बच जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार की ये सारी एंट्रियाँ होती रहेगी। तो गाइज यहाँ पर सिर्फ 2 ही एंट्री बुक्स ने करी है, बाकी की सिमिलर एंट्री डन ईच ईयर, बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो चेंज हो जाएगा और ये तो आपका 2 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट सेम रहेगा। तो गाइज यहाँ आपके लोन के अमाउंट में जब भी लोन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपका जब भी लोन का क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले जो इनिशियल रिकॉग्निशन है वो कैसे करते हैं ये निकाल देना, और उसके बाद गाइज फिर जो उसके ऊपर जो इनकम रिकॉग्निशन है वो कैसे करते हैं वो निकाल देना। तो गाइज यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 18 भी कंप्लीट होता है। गुड मॉर्निंग गाइज, हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हैं अब। सो गाइज यहाँ पे आपका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो ABC लिमिटेड इशू आर डिवेंचर ऑफ ₹100 lakhs। हमने प्रीवियस लेक्चर भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा गाइस, जो अभी तक रिकॉर्ड हुआ है इस चैप्टर का। सो ABC लिमिटेड डिवेंचर इशू, देखो ABC लिमिटेड जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं वो 100 lakhs के डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है। एज पर द टर्म ऑफ द इशू इट हैज़ बीन एग्रीड। देखो 100 लाख के डिवेंचर इशू कर रहे हैं, लोन नहीं दे रहे, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा लोन का फैक्टर था। डिवेंचर इशू कर रहे हैं 100 लाख के, और एज पर द टर्म ऑफ द इशू इट हैज बीन एग्रीड टू इशू इक्विटी शेयर इशू कर देंगे अमाउंट टू ₹150 लाख टू रिडीम द डिवेंचर एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। मतलब क्या करेंगे, 100 लाख के डिवेंचर है, जब रिडीम करोगे तो 150 लाख में रिडीम करोगे और उसके बदले में क्या दे दोगे, इक्विटी शेयर। मतलब बाकी का जो 50 लाख है गाइस, ये क्या है, ये 50 लाख आपका प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे आप रिडीम कर रहे हो, ये जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है गाइस। तो ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। ओके, एज्यूम, अब ये लॉजिक लाइन है सबसे ज़्यादा। एज्यूम कंपेरेबल मार्केट जो हेल्ड है वो 10% है। ये जो गैस कंपेरेबल मार्केट हेल्ड है ये जो है आपकी 10% है फर्स्ट ईयर तक, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट ईयर तक आप कितना कमाओगे, 10% कमाओगे, ठीक है गाइस। मतलब डिवेंचर पे इंटरेस्ट दोगे, उसके बाद जो डिवेंचर का रेट लगेगा ये आपके फर्स्ट ईयर तक 10% लगेगा, और इसके बाद जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट लगेगा फॉर सेकेंड ईयर ये आपका लग जाएगा 10.5%, ठीक है गाइस। तो ये आपका लाइन कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं इसे हटा देता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, टाइम लाइन से हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर तक 10% लगेगा और सेकंड ईयर से आपका कितना लगेगा गाइस, 10.5% लगेगा, सेकंड ईयर के एंड से आपका 10.5 लगेगा, ठीक है जी। शोइंग द अकाउंटिंग एंट्री, आपको अकाउंटिंग एंट्री शो करनी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ गाइस, आपका जो डिवेंचर है उसकी आपको फेयर वैल्यू निकलनी पड़ेगी कि आज आपके डिवेंचर की फेयर वैल्यू कितनी होगी। 10% के हिसाब से लगाओगे क्योंकि आज मार्केट रेट चल रहा है वो 10% का चल रहा है, और उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी लॉस होता है तो उसे आप रिकॉग्नाइज करोगे। जैसे लोन के केस में आज आप लोन की रिकॉग्नाइजेशन वैल्यू निकालते हो, तो वैल्यू ऑफ द डिवेंचर टू बी रिकॉर्डेड एट द इनिशियल ईयर, आपको अगर इनिशियल बात करें आज की, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आपको, क्योंकि फ्यूचर में 150 लाख देना है 10% के हिसाब से, तो आज अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करूँ 10% का थर्ड ईयर का, तो ये आ जाएगा गाइज 1,12,69,500 कि आज जो डिवेंचर है उसकी वैल्यू है 1,12,69,500, आज डिवेंचर की वैल्यू है। तो ठीक है गाइस, अब आप इसके अकॉर्डिंग जैसे लोन में एंट्री करते थे वैसे इसकी एंट्री कर दोगे। क्या एंट्री पास होगी, आप बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, यही एंट्री पास होती है जब भी डिवेंचर इशू करते हो। आपने लिए तो 100 लाख है, ये रहा आपका 100 लाख,
लेकिन डिवेंचर दिखाए हैं बुक्स में आपने 1,12,69,500, और बाकी का जो 12,69,500 है ये आपका लॉस हो गया। जैसे लोन वाले केस में क्या किया था आपने, लोन टू बैंक किया था और बाकी का जो लॉस हुआ था वो आपने एम्प्लॉय अकाउंट में दिखा दिया था। ठीक है गाइस, तो ये आपका लॉस हो गया। आज ये रिकॉग्निशन, ये जीरो पीरियड की बात हो रही है, जीरो पीरियड की। ठीक है गाइस, आज की शो द अकाउंटिंग एंट्री, हमें अकाउंटिंग एंट्री दिखानी है। तो इस क्वेश्चन को इस टाइमलाइन से समझेंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। गाइस आज आपके डिवेंचर की वैल्यू है 1,12,69,500 एज पर यो, एज पर प्रेजेंट वैल्यू। अब इस पर क्या है कि गाइस 10% का इंटरेस्ट आप ऐड करोगे, क्योंकि हर साल आपके को इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट देना है। तो जैसे ही इसका 10% निकालोगे तो ये 11,26,950 रुपये आएगा। तो 11,26,950 रुपये आएगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो जनरल आपकी जो एंट्री होगी, आपके ऊपर जो टोटल डिवेंचर की वैल्यू होगी 12,39,000, 12 करोड़ 1,23,96,450 की हो जाएगी। तो ये सेकंड फर्स्ट ईयर के एंड ये एंट्री बता देता हूँ। देखो गाइस, आपने इंटरेस्ट इसके ऊपर, आपको इंटरेस्ट देना होगा, तो इसके ऊपर 10% का रेट चल रहा है मार्केट का, तो इंटरेस्ट दे दोगे 11,26,000 का। तो आज आपके ऊपर जो टोटल लाइबिलिटी है, ये इंटरेस्ट देने के बाद आपकी टोटल लाइबिलिटी हो जाएगी 1,23,96,450 की, आपके ऊपर टोटल लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है गाइस, अब इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि अब जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% से बदलकर सेकेंड ईयर से कितने का हो जाएगा गाइस, सेकेंड ईयर एंड से आपका हो जाएगा 10.5%। ठीक है जी, सेकेंड ईयर। तो आप ये देखो कि आपको ये वैल्यू दे रखी है। अब मैं क्या करता हूँ कि सीधा सेकेंड ईयर एंड की, ये आपकी सेकेंड ईयर एंड की ये बिगिनिंग हो गया सेकेंड ईयर, और ये सेकेंड ईयर का एंड हो गया आपका। अब गाइज ये समझिए कि सेकेंड ईयर से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.5% हो गया। ठीक है गाइज, आपको ये वैल्यू दे रखी है। आप इस डिवेंचर से आप ये वाली वैल्यू निकाल दीजिए 10.5% से। तो आपको क्या करना होगा, जो 150 लाख की आपने यहाँ वैल्यू निकाली थी और आपको ये वाली वैल्यू पता है, तो ये आपकी थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से आया था, ये आपका सेकेंड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करते तो आता। आप आप इस 150 लाख का वन ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कीजिए ताकि ये वाली वैल्यू आ जाए। तो ये वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे गाइस, 150 लाख का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करेंगे 10% का वन ईयर के हिसाब से, तो 0.905 से करेंगे, क्योंकि 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारा। तो अब जो 150 लाख की प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 13,57,500। तो गाइस पहले आपने 150 लाख का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किया था ये 10% के हिसाब से किया था। ठीक है गाइस, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई, और ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ही है 10% के हिसाब से। अब जो इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है आपको, ये निकालना है 10.5% के हिसाब से। तो ठीक है जी, 150 लाख का 10.5% वन ईयर का निकाल देंगे हम। तो ये आएगा आपका 13,57,500 की, आपके डिवेंचर की वैल्यू 13,57,500 होनी चाहिए। तो आपका ये जो 11,78,000 इस साल का इंटरेस्ट है जो डिवेंचर में ऐड करना है, ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर से। आपके पास ये वैल्यू है और आपके पास ये वैल्यू आपकी आ ही गई, तो इन दोनों का गैप निकाल दोगे तो 11,78,550 रुपये आपको डिवेंचर में और ऐड करना होगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने सेकेंड ईयर की एंट्री में यही दोनों गैप निकाला है। आपके डिवेंचर की टोटल जो वैल्यू हो जाएगी वो 12,39,000, 1,23,96,450 तो थी, और आपने जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किया वन ईयर का, तो 1,35,75,000 होनी चाहिए, तो 11,78,000 आपको डिवेंचर में और डालना होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, जितना भी इंटरेस्ट क्रेडिट करोगे डिवेंचर में, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर से आपका ये और इंटरेस्ट ऐड हो गया है। जैसे यहाँ पे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया था, तो इंटरेस्ट टू डिवेंचर 11,26,950 किया था। तो गाइज यहाँ पे आपके जो डिवेंचर की वैल्यू है अब वो हो गई 1,35,75,000। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे आपको डिवेंचर की वैल्यू पता ही है कितनी है, 150 लाख। तो ये जो गैप हो गया ये भी आपका इंटरेस्ट में चार्ज कर लीजिए। तो थर्ड ईयर की जो एंट्री करेंगे हम, उसमें इंटरेस्ट टू डिवेंचर आपका 14,25,000 आएगा। और ये कैसे आया 14,25,000,
थर्ड ईयर के एंड में डिवेंचर की तो वैल्यू पता ही है हमें 150 लाख है, और टोटल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर ऐड होकर सेकेंड ईयर तक कितना आया था, 135,75,000। तो गाइज इन दोनों का जो गैप है वो 14,25,000 हो गया। सो गाइज इस क्वेश्चन में, और उसके बाद एक बार मैं कन्वर्जन की एंट्री बता देता हूँ, फिर दोबारा रिवाइज कर दूंगा। क्वेश्चन में एग्री करा है कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया 150 लाख में। तो जब डिवेंचर कन्वर्ट होंगे तो आपका डिवेंचर जो है वो डेबिट हो जाएगा और इक्विटी शेयर क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन होगा तो आपका 100 लाख से ही। बाकी का अमाउंट क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये बात मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि बाकी का अमाउंट क्या है गाइस, सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो ठीक है गाइज, ये वाली एंट्री में कोई बच्चों को दिक्कत नहीं आती। बच्चों को दिक्कत आती है फर्स्ट ईयर के बाद वाली एंट्री में, क्योंकि पहले ईयर में तो उसको ये अमाउंट दे रखा है, इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, तो वो इंटरेस्ट इस पे ऐड करता है, एक्यूमुलेटेड होकर डिवेंचर की वैल्यू ये आ जाती है। अब ये वैल्यू तो आ गई। अब 150 लाख की अगर आप प्रेजेंट वैल्यू करो, अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपका 1 ईयर ही लगता है। तो 150 लाख की अगर प्रेजेंट वैल्यू करोगे, क्योंकि यहाँ से जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना चालू हो गया, वो 10.5% चालू हो गया। तो यहाँ से यहाँ लाने में जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाओगे वो 10.5% का लगाओगे, 1 ईयर का लगाओगे। तो अब डिवेंचर की वैल्यू कितनी हो गई, 13,57,500। तो गाइज आप ऐसा मत करना कि इसमें आप 10% ऐड करके और फिर निकाल दो कि सेकेंड ईयर की वैल्यू आ गई और उसके बाद 10.5% ऐड करके ये वैल्यू हो जाएगी। ऐसा ना करके आप ये निकालो कि 150 लाख का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रिवर्स आ जाओ यहाँ पे। तो 150 लाख का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10.5% से करेंगे तो 135,75,000 आएगा। तो ये वाला पोर्शन हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, जबकि पहली इक्वेशन में ये वाला पोर्शन था, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया था। इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये आ गया, और इसमें से इसमें गैप करेंगे तो ये आ जाएगा। और जब ये वाली वैल्यू निकाल दी और ये वाली वैल्यू पता है, तो गैप में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो जो इंटरेस्ट की जो जनरल एंट्री, इंटरेस्ट टू डिवेंचर, पहले ये एंट्री होगी, सेकेंड ईयर में ये एंट्री होगी, और थर्ड ईयर में गाइस ये एंट्री होगी। और फंडा है करने का कि पहली बार में आप इंटरेस्ट ऐड कर दो, और बाकी के टाइम में क्या करना है, सेकेंड बार में जब रिकॉग्नाइज करना है तो जब 10.5% हो गया है सेकेंड ईयर से, तो आप क्या करो, 150 लाख को हुई प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका चेंज हो गया। अब कितना हो गया, 10.5%। तो अगर आप यहाँ पे आप अपने डिवेंचर की वैल्यू निकालना चाहोगे, प्रेजेंट वैल्यू, तो ये 13,57,000 आ रही है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो आपका इंटरेस्ट में ऐड होगा, और फिर यहाँ पे इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा पर्टिकुलरली। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 19 में बस यही लॉजिकल पार्ट है। अगर इसे टाइम लाइन से आप अंडरस्टैंड कर जाते हो तो बहुत ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट होता है। गाइस इलस्ट्रेशन नंबर 20 पे आते हैं, और ये जो इलस्ट्रेशन है गाइस ये सेम एज इट इज़ जो अभी हमने इलस्ट्रेशन नंबर 18 किया था। अगर हम इलस्ट्रेशन नंबर 18 अच्छे से कर लेते तो इलस्ट्रेशन नंबर 20 जो है एज इट इज़ सेम एज इलस्ट्रेशन 18 की ही तरह है ये। तो गाइस पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। एज एज द पॉइंट ऑफ स्टाफ वेलफेयर वाई कंपनी लिमिटेड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड टू लैंड। देखो वाई लिमिटेड ने पैसे दिए हैं, किसको दिए, एक एम्प्लॉय को दिए हैं, सम ऑफ मनी, जो भी मनी दी है वो कितने रुपए पे दी है, 5% पर एनम के रेट से दी है। द अमाउंट आर लैंड आर टू बी रीपेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में गाइज इन्होंने अपनी रीपेमेंट करी है। सो गाइज यहाँ पे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 16 लाख इन्होंने लोन दिया है एक एम्प्लॉय को। तो अगर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 3,20,000 का इनका एनुअल इंस्टॉलमेंट इनको रीपे करना है, और साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है। ओके गाइज, फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ लेट डाउन इन इंडियस, आपके इंडियस 109 को आपको लेट डाउन करना है। इसमें यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द एंट्री फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2015 को आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है फॉर द ट्रांजैक्शन, एंड आल्सो कैलकुलेट द लोन इनिशियली टू बी रिकॉग्नाइज। तो नॉन आज की डेट में कितने रुपए में रिकॉग्नाइज किया जाएगा ये आपको रिकॉर्ड करना है। दूसरा, एमोटाइजेशन कॉस्ट फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट ईयर की एमोटाइजेशन कॉस्ट भी रिकॉग्नाइज करनी है। तो फॉर द पर्पज ऑफ द कैलकुलेशन फॉलोइंग डिस्काउंट फैक्टर, जो 10% का आपका मार्केट रेट है उसके हिसाब से आपको ये डिस्काउंट फैक्टर दे रखा है। तो आपको सबसे पहले गाइज इस क्वेश्चन में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 में करा था, कि सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोन निकालनी होगी कि लोन की प्रेजेंट वैल्यू क्या है गाइज। तो लोन की प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% का चल रहा है, तो 10% के हिसाब से जब लोन की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे गाइज, तो आपका 3,20,000 तो आप ईच ईयर
आपको वापस मिल रहे हैं, तो 3,20,000 पे आप 5 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा दोगे 10% के हिसाब से। और बाकी का इंटरेस्ट, जैसे कि आपका 16 लाख है तो आपका इंटरेस्ट 5% के हिसाब से 80,000 होता है। फिर इसमें से 3,20,000 डिडक्ट कर दोगे तो 5% के हिसाब से आपका 64,000 बनेगा। वैसे तो ये कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट कर दी है, लेकिन इसका भी आप जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ने इंस्टीट्यूट ने एक चार्ट बनाया है कि हाँ 3,20,000 के तो आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई, और इंटरेस्ट की बात करें तो पहले 80,000 आएगा, फिर 64,000 आएगा, क्योंकि जैसे जैसे बैलेंस घटता रहेगा आपका इंटरेस्ट का भी अमाउंट घटता रहेगा। तो यहाँ पे गाइज इसका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किया तो आपका 14,06,272 आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया कि आज लोन की कीमत 14 लाख, सॉरी 14,06,272 है। तो आज लोन की कीमत हमारी 14,06,272 हो गई है। तो गाइज हमने क्वेश्चन नंबर 18 में भी ऐसे ही लोन की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। ठीक है गाइज, आज लोन की कीमत, आज लोन दिया है 16 लाख, जिसकी वैल्यू कितनी है 14,06,272। तो गाइज इनका जो गैप हुआ आपका वो स्टाफ कॉस्ट हो गया, और इसी को आप ओवर द पीरियड एमोटाइज भी कर सकते हो, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने इंड एस 10 के रेफरेंस में बात कही थी कि इसके लिए एकदम से, इसके लिए पूरी बात एएस में भी डिफाइन नहीं की इसको कैसे एमोटाइज करना है, तो इसको हम इंटरेस्ट एक्रूड के साथ एमोटाइज कर देते हैं। तो गाइज ये एंट्री, और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आपको ले जाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, और यहाँ पे आपने लोन की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी और जो एंट्री करी थी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहाँ एम्प्लॉय बेनिफिट, और यहाँ पे भी जो आपने एंट्री करी है इनिशियल पीरियड की वो यही करी है, स्टाफ लोन अकाउंट डेबिट स्टाफ कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे लोन आपका इतने का था और लोन की प्रेजेंट वैल्यू ये है, बाकी का आपका ये बैलेंसिंग फिगर स्टाफ कॉस्ट का हो गया। तो गाइज यहाँ पे हमें जो पहली एंट्री करनी होती है वो इनिशियल पीरियड की करनी होती है, और बाकी की जो सेकंड, बाकी की जो फर्दर एंट्रियाँ करनी होती है वो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, बेसिकली आपको कितना इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करना है वो भी 10% के हिसाब से। और जब आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया वो भी 10% के हिसाब से कैलकुलेट किया, बट जो इंटरेस्ट निकाला था वो 5% का आपने इंटरेस्ट निकाला था, क्योंकि लोन 5% पे दिया गया था। ठीक है गाइस, तो पहली एंट्री हमारी रिकॉग्निशन की हो गई, तो अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 में किया था कि हाँ आपका अमोर्टाइजेशन रियली में इंटरेस्ट की वैल्यू, लोन की वैल्यू कितनी है, तो 14,06,272 है। ठीक है गाइस, इस पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा, और रीपेमेंट कितनी करोगे पहली बार में, 4 लाख करोगे। 4 लाख कैसे आया, तो गाइस 3,20,000 की इंस्टॉलमेंट और 80,000 रुपये का इंटरेस्ट, तो 4 लाख की रीपेमेंट कर दी। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एमोर्टाइजेशन कॉस्ट के लो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन बची है आपका 11,46,859 का, ठीक 899 का, और इस पे आपने फिर इंटरेस्ट 10% का लगाया, तो और रीपेमेंट कर दी। अब इस बार रीपेमेंट कितनी होगी गाइस, 3,20,000 तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और 64,000 का इंटरेस्ट है। ठीक है गाइस, तो ये आपका 3,84,000 है, क्लोजिंग बैलेंस आपका ये बच गया। तो ठीक इसी प्रकार से आपका ये जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हुई है गाइस, वो बेसिकली आपकी इस वाली वैल्यू पर हुई है। सो गाइज यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट का भी पार्ट कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ जो फिगर है इस पे 10% निकालोगे तो कभी ये नहीं आएगा, यहाँ पे 400 का गैप है, और गाइज वो गैप जो है वो अप्रोक्सीमेशन का गैप है। तो यहाँ पे आपने जो इंस्टॉलमेंट पे करी है वो लिखकर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में भी हमने ये जो बैलेंस निकाला था ये बैलेंसिंग फिगर से निकाला था। ठीक है गाइज, इसके बाद हमें इनकम रिकॉग्नाइज करनी। पहले में तो लोन कैसे रिकॉग्नाइज किया ये देखा हमने है, और सेकंड में हमें इनकम रिकॉग्नाइज करनी है। तो इनकम क्या है, सबसे पहले इनकम है आपकी इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट, अब आप गाइज ये सोचोगे कि लोन तो हमने यहाँ पर 14 लाख का रिकॉग्नाइज किया था, और जबकि पेमेंट करी थी 16 लाख की। तो जैसे जैसे हमें पेमेंट आएगी तो लोन तो उतना डिडक्ट हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी पेमेंट तो आई है बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टाफ लोन, 4 लाख का हमारा स्टाफ लोन कम हो गया। तो गाइज जो हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं वो लोन में ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ पे स्टाफ लोन कितने से बढ़ गया गाइज, 1,40,627 से स्टाफ लोन बढ़ गया, और आपको इंटरेस्ट मिल गया 1,40,627 रुपये। और गाइज इस इंटरेस्ट को आप बाद में यहाँ पर पीएनएल में भी ले जा सकते हो। मैं एक बार रेफरेंस के लिए दोबारा क्वेश्चन नंबर 18 दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी हमने क्या रहा था, बस यहाँ पर ये इंटरेस्ट अक्रूड को आप पीएनएल में नहीं ले गए थे, ले जा सकते हो। यहाँ पे लोन टू एम्प्लॉय टू इंटरेस्ट अक्रूड हो गया था कि आपने कितना इंटरेस्ट यहाँ पर कमाया, और उस इंटरेस्ट को आपने इंटरेस्ट अक्रूड अपने लोन के एम्प्लॉय में, लोन जो एम्प्लॉय को लोन दिया था उसमें ऐड कर दिया था, और बाद में जो एम्प्लॉय से इंस्टॉलमेंट मिला 2 लाख का, तो आपने लोन टू एम्प्लॉय उतने से 2 लाख रुपए से डिडक्ट कर दिया था। तो गाइज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर अपने 20 का सॉल्यूशन बोथ आर सेम। दोनों को एक साथ प्रैक्टिस कर लेना है, या एक को प्रैक्टिस कर लेना, एक को अंडरस्टैंड कर लेना। तो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन था ये।
गाइस क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 21 है वो इलस्ट्रेशन नंबर जो हमने 14 किया था उसी के बेस पे है। बस इसमें आपके एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा है। सो गाइज हमने जैसे क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 14 में हमने जो डिवेंचर की करंट वैल्यू निकाली थी ओनली उस डिवेंचर की ही निकालते हैं जो कन्वर्टिबल है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आधा तो डिवेंचर कन्वर्टिबल है, आधा कैश में पेमेंट हो जाता है, तो हमें सिर्फ कन्वर्टिबल पार्ट पे ही ध्यान रखना है। ठीक है गाइस। सो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। के लिमिटेड ने इशू किया है 5 लाख के 6% कन्वर्टिबल डिवेंचर 10 रुपए के ईच ऑन 1 अप्रैल 2015 को। द डिवेंचर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च। आपको 31 मार्च 2019 को ये डिवेंचर रिडीम हो जाएंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब आपने अगर 50 लाख लिया है तो आपको 10% का प्रीमियम भी देना पड़ेगा कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर। और जो कि ये डिवेंचर कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें, इनटू में इक्विटी शेयर to the extent of 50% and balance to be settled in cash to the debenture holder। तो गाइज यहाँ पे जो भी कन्वर्जिबल पोर्शन है उसी के लिए हम वैल्यू ऑफ डेप्ट कंपोनेंट और वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट निकालेंगे। तो जब भी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू डिवेंचर की आज के जो भी डिवेंचर रिडम्पशन हो रहे हैं 4 साल के बाद उसकी आज की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे गाइज फुल अमाउंट ऑफ डिवेंचर ना लेके सिर्फ 50% लेंगे, क्योंकि बैलेंस का 50% आपका किसमें कैश में पेमेंट हो रहा है। ठीक है गाइज। और इंटरेस्ट तो आपको पूरा ही लेना था। इंटरेस्ट ऑन द इक्विवेलेंट डिवेंचर विदाउट कन्वर्जिंग राइट वाज 10% का डिवेंचर का इंटरेस्ट है। और यू आर रिक्वायर्ड टू सेपरेट द डेप्ट एंड इक्विटी कंपोनेंट एट द टाइम ऑफ द इशू के टाइम पे जो भी आपका डेप्ट और इक्विटी कंपोनेंट है उसे सेपरेट करना है एंड शो द अकाउंटिंग एंट्री। तो इस क्वेश्चन में आपको एक अकाउंटिंग एंट्री भी शो करनी है। तो सबसे पहले गाइज मैं जब आप इनिशियली रिकॉग्नाइज करते हो तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो उस प्रिंसिपल का जो कि आपको 4 साल के बाद पेमेंट करना है। तो आपको 50 लाख की जो पेमेंट करनी है उसमें से 50% ही करनी है, क्योंकि कन्वर्जिबल पोर्शन आपका 50% का ही है, लेकिन उसको करना तो प्रीमियम पे ही है। और उसका 4 साल बाद करना तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4 साल के बाद का 10% का आपका 0.68 है। तो गाइज ये आ जाएगा 18,70,000। और इंटरेस्ट का तो आपको पूरा प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में भी कर रहा था कि 3 लाख का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है। ये आप जितने भी ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जब करोगे तो ये 3.17 आ जाएगा। तो 3.17 से जब हमने कन्वर्ट किया तो 9,51,000 आ गया। तो गाइज इसमें आपका जो डेप्ट कंपोनेंट है इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये डेप्ट कंपोनेंट आपका 28,21,000 आ गया। और इक्विटी कंपोनेंट की बात करें तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्योंकि जो प्रोसीड आपने जो इनकम डिवेंचर इशू करे थे तो आपके 50 लाख के थे। तो इसमें जो इक्विटी कंपोनेंट होगा गाइस वो 21,79,000 का होगा। तो गाइज इसकी अब जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री तो आपकी बेसिक ही होती है कि अगर कोई डिवेंचर इशू करते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर ही होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर टू 6% डिवेंचर। इसमें एक डिवेंचर आपका डेप्ट कंपोनेंट है और एक डिवेंचर आपका इक्विटी कंपोनेंट है। यहाँ पे बैलेंस 28,21,000 और 21,79,000। गाइज क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 21 में सिर्फ एक ही फर्क है कि यहाँ पे जो बैलेंस का जो डिवेंचर है 50% वो पेमेंट सेटल इन कैश टू द डिवेंचर होल्डर, तो वो सेटल हो रहा है। तो गाइज बस यहाँ पे आपका 50% आएगा। ऑल दो आपका क्वेश्चन नंबर 14 और 21 पूरा का पूरा सेम है, और इसमें एक एक्स्ट्रा आपको जनरल एंट्री करनी है। तो इनिशियली जो क्वेश्चन ने पूछा था कि डेप्ट और इक्विटी कंपोनेंट जो इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे उसमें डेप्ट कंपोनेंट 28,21,000 आएगा और इक्विटी कंपोनेंट 21,79,000 आएगा। तो गाइज इसी तरीके से ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 21 भी कंप्लीट होता है। तो गाइज ये जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, ये इलस्ट्रेशन थे, ये हमारे सारे स्टडी मटेरियल के थे। तो हमने ये सारे कर लिए हैं। और इसको जब मैंने प्रैक्टिस मैनुअल से कंपैरिजन किया तो यही सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल पीएम में भी दे रखे हैं। तो अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया तो फिर पीएम में वो रिपीटेड ही है। सो गाइस यहाँ पे हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। पीएम से इस टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं है फ्रॉम पीएम, क्योंकि इसमें वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कवर्ड हो गए। सो गाइस यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।